हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मृदा में जो उर्वरक डाले जाते हैं उर्वरकों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एक नए उर्वरक की बात करेंगे जिसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम CAN भी कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का दूसरा नाम केन खाद, केन यानी ये वाला CAN, केन खाद या फिर किसान खाद भी कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो इसमें रसायन है वो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर डाले जाते हैं। तो इसमें देख लो आप कि अमोनियम नाइट्रेट हमने डाल दिया और कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, तो यानी कि तीनों ही उपस्थित हो गए। इसमें कैल्शियम भी उपस्थित हो गया, अमोनियम भी उपस्थित हो गया, कार्बोनेट भी हो गया, नाइट्रेट भी उपस्थित हो गया। पंजाब के अंदर नांगल शहर जो है वहां पर इसका जो है वो औद्योगिक निर्माण होता है। संगठन की बात करें तो इसमें नमी जो है वो 1% होती है। अमोनिया में नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है अमोनिकल व नाइट्रेट यानी कि अमोनियम NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव दोनों के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो इसमें 25% उपस्थित होती है। ठीक है, 25% है। अमोनियम नाइट्रोजन जो है इसमें 12.5% होती है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रोजन इसमें 12.5% होती है। नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर उपस्थित होता है 12.5 या 12.5%। ठीक, अगर अपने गुणों की बात करें तो गुणों में ये देखिए कि भाई ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि ना तो ये अम्लीय है, ठीक है, और ना ही ये क्षारीय है। ठीक है, यानी कि दोनों ही गुण इसमें नहीं पाए जाते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय जो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो इसलिए ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। सभी प्रकार की फसलों में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो दलहन फसलें हैं, चाहे तिलहन फसलें हैं, चाहे अनाज है, और चाहे वो औद्योगिक महत्व की जो है वो फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं, सब्जियां जो हैं उनमें भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन यूरिया से इसमें कम है। यूरिया में कल हमने पढ़ा था 46% नाइट्रोजन जो है वो उसमें होती है, तो इसमें 25% नाइट्रोजन है, 8.1% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। भाई, आर्द्रता ग्राही उर्वरक का मतलब ये होता है कि इसको अगर वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो ये नमी को अवशोषित कर लेता है। नमी को अवशोषित करने के बाद में ये खुद जो है वो गीला हो जाता है, यानी कि जैसे चीनी है उसके अंदर अगर अपन पानी डाल दे तो गीली हो जाती है ना, सेम इसके अंदर होता है। आर्द्रता ग्राही उर्वरक है ना, गीला हो जाता है। तो इसलिए इसको उपयोग करते समय एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि अगर इसका जो थैला है अगर वो खुला रह गया तो फिर ये बाद में जो है वो काम का नहीं रहता, अर्थात इसके अंदर नमी पैदा हो जाती है। इस वजह से जो है वो आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके संगठन के बारे में, गुणों के बारे में, और इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो इसका परिचय है वो। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा के अंदर इसकी अभिक्रिया क्या होती है और इसके लाभ क्या क्या हैं, उनकी अपने बात करते हैं। तो देखिए, मृदा में अभिक्रिया जो है वो बहुत आसान है। मृदा में डालने पर ये पूरा का पूरा जो लवण है वो कैल्शियम में, अमोनियम में और नाइट्रेट में टूट जाता है। यानी कि हमने इसका फार्मूला आगे पढ़ा था, अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो अमोनियम में टूट गया, नाइट्रेट में टूट गया, कैल्शियम में टूट गया और कार्बोनेट में टूट गया। यानी कि सारे के सारे जो आयन हैं वो वियोजित हो जाते हैं, या मैं कह लूं कि वो आयनित फॉर्म में आ जाते हैं। अमोनियम और कैल्शियम आयन जो है वो तो मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, तथा नाइट्रेट जो है वो पादपों द्वारा सीधे उपयोग में आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मृदा की अम्लीयता को दूर कर देता है, तो इसलिए ये उस रूप में भी उपयोगी होता है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है, ये जो उर्वरक है,
ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो मृदा के अंदर ये कोई भी विपरीत प्रभाव पैदा नहीं करता। यानी कि मृदा जो है वो उसके अंदर ये अगर ज्यादा मात्रा में भी डाल दिया जाए तो नुकसानदायक नहीं है। तो इसलिए इसको किसान खाद भी कहा जाता है। ठीक है, किसान खाद इसलिए क्योंकि ये किसानों के जो है वो लाभ में ये सहायक है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं या इसके लाभ की बात कर लेते हैं, इससे क्या क्या फसलों पे प्रभाव पड़ता है। फसलों पर प्रभाव, और या फिर हम बात कर लेते हैं लाभ, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए फसलों पर प्रभाव इसका ये है कि ये सभी प्रकार की फसलों में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, सभी प्रकार की फसलों पर, सभी प्रकार की फसलों पर उपयोग। ठीक, दूसरी बात कि इसको खड़ी फसल में उपयोग में लाते हैं। ठीक, खड़ी फसल में भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। खड़ी फसल के अलावा इसका जो प्रभाव है वो शीघ्रता से होता है। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि शीघ्रता से प्रभावी है ये। ठीक है, शीघ्रता से प्रभावी है। हमने इसमें ये लिखा था कि अमोनियम और कैल्शियम जो है ये तो मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित होने के कारण क्या होता है कि पादप इन दो आयनों का जो उपयोग है वो धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको धीरे धीरे अपने उपयोग के लिए संचित करते हैं। लेकिन जो NO3 है ये क्योंकि जल के अंदर घुलता है तो इसलिए NO3 जो है उसका उपयोग वो तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि वो जल के द्वारा पादपों के शरीर में पहुंच जाता है। तो अमोनियम और कैल्शियम जो है मृदा कोलॉइड पर, और नाइट्रेट जो है वो जल के द्वारा, जड़ों के द्वारा पादप को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नाइट्रोजन, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम में भी उपस्थित है और NO3 में भी उपस्थित है, तो इसलिए वो पादप को जो है वो सुचारू रूप से प्राप्त होती रहती है। ठीक है, खड़ी फसलों के अंदर इसको उपयोग करते हैं, तो खड़ी फसलों में इसको बिखेर कर भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपने इतना ही है, और इसको अच्छे से याद कर लेना आपने। इसके जो है यूरिया से ये अलग क्यों है, ठीक है, कंपेयर करना है कि यूरिया में क्या अलग चीज़ें हैं और इसमें क्या अलग है, वो बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है भाई। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, अमोनियम सल्फेट। तो देखो भाई, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फार्मूला इसका होता है NH4 वोल्ट वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है इसके अंदर भी नाइट्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा के अंदर होती है। और अगर मैं इसके संगठन की बात करूं, संगठन, तो संगठन में अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर नमी कितनी है। तो देखिए इसके अंदर जो नमी है वो है 1%। अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन इसके अंदर होती है 20.60%, और स्वतंत्र अम्ल इसमें होता है 0.025%। ठीक है, और आर्सेनिक इसके अंदर होता है 0.01%। ठीक है भाई, ये इसका संगठन है। यूरिया की तरह अगर गुणों की बात करें तो गुण इसमें सफेद क्रिस्टलीय है, ये है ना, क्रिस्टलीय। दानेदार या रवेदार लिखते हैं उसकी बजाय अगर अपने
केमिस्ट्री की भाषा इसमें यूज करें तो सफेद क्रिस्टलीय प्रकार का ये यौगिक होता है। जल के अंदर घुलनशील है, ये जल में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील होने के साथ साथ वायुमंडल से बहुत कम नमी शोषित करता है। ठीक है, नमी को कम अवशोषित करता है, कम अवशोषित करता है। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें कितनी होती है अपने जानते हैं कि लगभग 20.60% इसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है भाई, तो ये तो अमोनिकल नाइट्रोजन के बारे में कुछ बेसिक बातें हुई। और अब अपने बात करते हैं इसके मृदा के अंदर अभिक्रिया के बारे में। तो मृदा में इसकी अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है अमोनियम सल्फेट की इस प्रकार से होती हैं। इसमें काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, अलग अलग प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इसमें देखिए कि अमोनियम सल्फेट जो है सबसे पहले जब इसको मृदा में डाला जाता है तो इसका आयनन होता है। आयनन का मतलब कि ये अपने आयनों में वियोजित होता है, 2NH4 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मतलब दो आयनों में वियोजित हो गया। अब ये जो आयन है ये क्या करते हैं, जैसे इसमें दूसरी रिएक्शन में, जैसे ये मृदा कोलॉइड है, मृदा का कण है, इसके ऊपर कैल्शियम आयंस जो है ऑलरेडी पहले से इसके ऊपर संचित हैं, अधिशोषित हैं। तो ये कैल्शियम आयन जब इस मृदा कोलॉइड के ऊपर अधिशोषित होते हैं और जब ये अमोनियम सल्फेट के संपर्क में आते हैं तो अमोनियम सल्फेट का जो अमोनियम आयन है ना वो क्या करेगा, इस कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कैसे करेगा कि कैल्शियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट में से अमोनियम निकल जाएगा और इसकी जगह कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम इसकी जगह आ जाएगा। जैसे देखो ये यहां आएगा और अमोनियम यहां चला जाएगा, तो अमोनियम संचित हो गया मृदा कोलॉइड पर और कैल्शियम सल्फेट जो है वो भूमि के अंदर ही जिप्सम के रूप में या कैल्शियम सल्फेट के रूप में संचित हो जाता है। फिर तीसरी विक्रिया में देखो, जो अमोनियम आयन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रीकरण हो जाता है उसका। वो किसमें बदलते हैं, नाइट्रेट्स में बदलते हैं। नाइट्राइट है वैसे नाइट्राइट में बदल जाते हैं और 4 हाइड्रोजन इससे प्राप्त होती है जो कि नवजात हाइड्रोजन अपने वो कह सकते हैं। अमोनियम सल्फेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है और कैल्शियम सल्फेट वापस भूमि में संचित हो जाता है और अमोनिया गैस जो है वो वातावरण में वापस चली जाती है। ये इसकी अभिक्रियाएं हैं। मृदा कोलाइडों के ऊपर अगर हम बात करें तो अमोनियम के अलावा कैल्शियम आयन संचित रहते हैं और नाइट्रेट आयंस जो हैं वो भूमि के अंदर चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी अभिक्रियाओं के बारे में। फिर हम फसलों के ऊपर प्रभाव की बात करते हैं कि अमोनियम सल्फेट तथा जो उर्वरक है ना, इनका फसलों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, फसलों पर प्रभाव और या फिर फसलों को लाभ क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें देखो भी धान की फसल जो है ना, हमने पहले भी एक दिन पढ़ा था कि धान की जो फसल होती है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, तो धान की फसल जो है फसल N2 को किस रूप में ग्रहण करती है, अमोनियम के रूप में। क्योंकि ये अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है तो इसमें तो अमोनियम ऑलरेडी पहले से सीधा ही उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए धान की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। ये सर्वाधिक लाभदायक कौन है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सर्वाधिक लाभदायक क्योंकि धान की फसल को अमोनियम चाहिए होता है,
बाकी अगर इसमें कोई उर्वरक डाल दिया जाएगा तो उससे नाइट्रोजन प्राप्त कैसे करेगी, पहले उसको अमोनियम में बदलेगा और फिर अमोनियम उसको जो है वो प्राप्त होगा। इसमें डायरेक्ट अमोनियम जो है वो इसको प्राप्त हो जाता है। अमोनियम आयन जो है मृदा क्लोराइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि अगर पानी ज़्यादा मात्रा में है तो पानी के द्वारा फिर इनका निक्षालन जो है वो नहीं होता, यानी कि पानी के द्वारा ये फिर बहते नहीं हैं, बहकर बाहर नहीं चले जाते या अन्यत्र जगह पर नहीं जाते, वो उस भूमि में ही उपस्थित रहते हैं जहाँ पर इनके ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनका निक्षालन नहीं होता। निक्षालन ना होने के कारण ये जो है वो पादप को प्राप्त हो जाते हैं। तो NH4 का H2O के द्वारा निक्षालन नहीं होता। क्लियर। फिर इसके बाद में इस उर्वरक का प्रयोग जो है खड़ी फसल में किया जा सकता है। खड़ी फसल में छिड़क कर इसका उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक। 20.6% नाइट्रोजन होने के साथ साथ इसमें 24% गंधक भी उपस्थित होती है। ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये देखो सल्फर प्रेजेंट है ना, तो इसमें 24% गंधक उपस्थित है। और गंधक जो है कौन सी फसलों में उपयोगी होती है, तो जैसे लहसुन होता है, प्याज हुए, लहसुन हुआ, सरसों हुआ, जिनके अंदर ऐसी फसलें जिनसे अब आंखों के अंदर जलन पैदा होती है। आपको पता होगा कि जब प्याज को काटते हैं तो आंखों में पानी आता है ना, तो वो गंधक की वजह से आता है, सल्फर की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिन जिन फसलों में गंधक की जरूरत होती है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। यानी कि लहसुन, इसके अलावा प्याज, इसके अलावा सरसों, ये 3 फसलें ऐसी हैं जिनके लिए सल्फर की जरूरत होती है और इनमें ये एक आवश्यक कंपोनेंट के रूप में काम करता है। ठीक है। जल में घुलनशील एवं शीघ्र सक्रिय होने के कारण फसलों को नाइट्रोजन जो है वो शीघ्रता से इसमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई। तो आज हमने 2 जो है उर्वरक पढ़ लिए। एक तो कैन पढ़ लिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और दूसरा हमने पढ़ लिया अमोनियम सल्फेट। तो ये दोनों ही फसलों के लिए लाभकारी उर्वरक है और दोनों से फसलों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मृदा में अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं ये हमने पढ़ लिया। इनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। कल हम एक नए उर्वरक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।